जल गई पड़ोसन। सरिता बहुत ही चालबाज औरत थी। दूसरों की बुराई किए बिना उसका खाना हजम ही नहीं होता था। सरिता के पड़ोस में निर्मला नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही निर्मला के बेटे विकास की शादी हुई थी। निर्मला अपनी बहू को बड़े थाट से रखना चाहती थी, इसलिए उसने घर का डेकोरेशन पूरी तरह चेंज करवा दिया था। बहू की पसंद की सारी चीजों के साथ साथ निर्मला ने उसके लिए नया एसी भी खरीदा था। और ये सब देखकर सरिता को बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता है इसके घर बहू नहीं बल्कि कोई अप्सरा आई हो। ये निर्मला तो अपनी बहू को बिल्कुल रानी बनाकर रख रही है, लेकिन इससे पहले कि मोहल्ले वाले इसकी तारीफ करें, मैं इसे बदनाम करके रख दूंगी। फिर अगले दिन कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी, तभी वहाँ सरिता पहुँच जाती है। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या हुआ सरिता, अब कौन सी आफत आ गई? अब क्या बताऊं, वो निर्मला है ना, उसने अपने बेटे के ससुराल वालों को निचोड़ लिया है। मैंने सुना है इसकी बहू के माता पिता बहुत गरीब है, लेकिन लालची निर्मला ने उन पर जरा भी तरस नहीं किया। तुम सबने देखा नहीं, शादी के बाद से ही उसके घर का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, ये बात तो है। उसके घर में एक से बढ़कर एक चीजें आने लगी है। वही तो मैं कह रही हूँ। अब तक तो वो बंगला था, लेकिन अब किसी राजा के महल की तरह हो गया है। पता नहीं अपनी बहू के गरीब माता पिता को लूटकर इस निर्मला को नींद कैसे आती है। लेकिन सरिता, ये भी तो हो सकता है कि सारा सामान निर्मला ने अपने पैसों से खरीदा हो। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं निर्मला की पड़ोसन हूँ, सालों से जानती हूँ उसे। बीमार होने पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि काढ़ा पीकर सो जाती है। उसके जैसी कंजूस औरत इतनी महंगी चीजें कहाँ से खरीदेगी? इस तरह सरिता सभी औरतों के सामने निर्मला की जमकर बुराई करती है। फिर एक दिन, माँ ये लो मिठाई खाओ, आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे नए बिजनेस की डील फाइनल हो गई है। बस तुम देखते जाना कि अब मैं कुछ ही महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। सच में बेटा, जब से दिव्या हमारे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे तो भाग्य बदल गए हैं। ये ले बहू, सबसे पहले तू मिठाई खा। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान दे रही हो, वरना आजकल की सास अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि वो कैसी सास है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इतना कहकर निर्मला अपनी बहू को गले लगा लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद विकास एक नई कार खरीद कर ले आता है। उसकी नई कार देखकर सरिता के सीने पर सांप लौटने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये विकास तो नई कार खरीद कर ले आया। दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतें विकास की तरक्की देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। अरे तुम सब पागल हो, विकास ने अपने पैसों से कार नहीं खरीदी, बल्कि उसकी ससुर ने भेजी है। कुछ दिनों पहले दोनों माँ बेटे दिव्या की खूब पिटाई कर रहे थे। विकास जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अपने माता पिता से बोल कि मुझे कार खरीद कर दी। इसीलिए तो उसकी ससुर ने मजबूर होकर उसे कार खरीद कर दे दी। देख लेना, ऐसे लालची लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह निर्मला के घर की बुराई करने के बाद सरिता को राहत महसूस होती है और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, निर्मला बहन, एक बात पूछी तो बुरा नहीं मानोगी ना? हाँ हाँ शांता, पूछना, क्या बात है? वो सरिता है ना, वो सबसे कहती फिरती है कि तुमने अपने बेटे के ससुराल वालों पर दबाव बनाकर उनसे ये सारी कीमती चीजें खरीदवाई हैं। वो तो ये भी कहती है कि तुम माँ बेटे बहुत लालची हो, तुम दोनों बेचारी बहू पर बहुत अत्याचार करते हो। ये सुनकर निर्मला हंसने लगती है। तभी वहाँ विकास भी आता है। अच्छा, तो सरिता आंटी इस तरह पूरे मोहल्ले में हमारी चर्चा कर रही हैं। वो सरिता आंटी तो मुझे पहले से ही नहीं पसंद। जब भी मैं छत पे कपड़े सुखाने जाती हूँ तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती हैं। अरे बहू, ऐसे जलने वाले लोगों से उलझते नहीं, बल्कि उन्हें और जलाते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें वैसा ही करना चाहिए।
उस दिन के बाद से निर्मला जो भी चीज खरीद कर लाती तो वो सभी औरतों के सामने जानबूझकर कहती कि वो चीज उसकी बहू के मायके वालों ने भिजवाई है। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि ये सारी चीजें इन्होंने खरीदी है, लेकिन ये तो बहू के मायके से आई है। इसका मतलब निर्मला ने दहेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की शादी होने वाली है, अब मैं भी ढेर सारा दहेज लूंगी। और फिर ना समझी में आकर सरिता अपने होने वाले समधी से ढेर सारा दहेज मांगने लगती है। सुनिए समधी जी, मुझे दहेज में एक कार चाहिए और 50 तोला सोना, साथ में घर का सारा सामान। देखिए ये रही लिस्ट, अगर इनमें से एक भी चीज कम हुई तो मैं शादी तोड़ दूंगी। इस तरह उन्हें धमकाकर सरिता अकड़ते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात सरिता के बेटे नितिन को पता चलती है तो उसे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आता है। ये सब क्या है माँ? तुमने मेरे होने वाले ससुर से इतना सारा दहेज क्यों मांगा? अरे मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, फिर आखिर तुम्हें किस बात का लालच है? अरे बेटा, तू एक नंबर का बेवकूफ है। उस निर्मला को देख, अपने बेटे की शादी में उसने घर भर के दहेज लिया है। भगवान ने जब मुझे ये मौका दिया तो मैं भला पीछे क्यों रहूं? मैं तो मन माना दहेज लेकर रहूंगी। माँ तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं है जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सके। अरे नालायक, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई और तू अभी से उन लोगों की तरफदारी करने लगा। खबरदार, दहेज के मामले में अगर तू बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चुपचाप अपने ऑफिस जा। बेचारा नितिन चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सरिता ढेर सारा दहेज मिलने की खुशी मना रही थी। फिर कुछ दिनों बाद नितिन की शादी का दिन भी आ जाता है। अरे ये क्या समधी जी, दहेज का सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी ना, फिर सारा सामान कहाँ है? तभी वहां एक आदमी आकर सरिता से कहता है, सुनिए, मैं पास की पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर हूँ। आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं सादे कपड़ों में आया हूँ। मैंने सुना है आप अपने बेटे के ससुराल वालों पर दहेज के लिए दबाव बना रही हो। कानूनी तौर पर यह गलत है। अगर आपने दहेज में फूटी कौड़ी भी ली तो मजबूरन मुझे आपको जेल में बंद करना पड़ेगा। जेल की बात सुनकर सरिता के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, ये भले पुलिस वाले हैं जो हमें यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, वरना पुलिस वाले पहले लोगों को पकड़कर जेल में बंद करते हैं, उसके बाद ही कोई बात करते हैं। इसलिए दहेज का ख्याल भूल जाओ माँ, वरना इस उम्र में तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए, मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं लूंगी। उसके बाद सरिता बिना दहेज लिए अपने बेटे की शादी करवा देती है और फिर अगले दिन वही इंस्पेक्टर नितिन से मिलने आता है। क्या एक्टिंग की यार तूने, मान गया। अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मेरी माँ की तो अकल ठिकाने ही नहीं आती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। दूसरी तरफ सरिता को उसका सबक मिल जाता है और वो दोबारा निर्मला के परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती।